नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन पिछली सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए आज भारत के भौतिक विशेषताओं के मतलब जो भारत की भौतिक स्थल रूप है उसका सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन ने हिमालय के बारे में जाना, हिमालय की विभिन्न श्रृंखलाओं के बारे में अपन ने जाना। तो अपन जो पिछले वीडियो में पढ़ा उसको रिकैप करेंगे और आज सेकंड उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मैदान के महत्व के बारे में, उसको किन किन भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो छोटा बना तो फिर आगे अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हिमालय के बारे में जो रिकैप कर लेते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा। खाली ये वाला ठीक है। सबसे पहले हिमालय, तो हिमालय तो सबसे पहले जो हिमालय का था, तो सबसे पहले कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है काराकोरम श्रेणी, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं उनकी ऊंचाई वृहद हिमालय में स्थित श्रेणियों की तुलना में छोटी है। लेकिन K2 भारत की सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम में स्थित है। उसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। लद्दाख श्रेणी कोल्ड डेजर्ट के लिए जानी जाती है, कोल्ड डेजर्ट के बाद। उसके बाद आता है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं। एक तो है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी और उसके बाद है जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की। उसके बाद आता है वृहद हिमालय, जो हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी है, वृहद हिमालय। इस श्रेणी के अंदर विश्व के और भारत के सबसे बड़ी बड़ी पीक्स वृहद हिमालय के अंदर दिखती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है। ये सब श्रेणियाँ अपन को वृहद हिमालय के अंदर दिखती है। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ग्लेशियर भी है, जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर जहाँ से यमुना निकलती है, वो भी वृहद हिमालय के अंदर स्थित है। वृहद हिमालय के बाद आता है मध्य हिमालय। वृहद हिमालय के बाद कौन सा आता है? मध्य हिमालय में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियों की बात करें तो पीर पंजाल सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। उसके बाद महाभारत श्रेणी भी इसी के अंदर आती है। दूसरा, ये जो मध्य हिमालय की श्रेणी है वो सबसे ज़्यादा जानी जाती है पहाड़ी शहरों के लिए। आपने हिमालय के अंदर कुछ ऐसे शहरों के बारे में सुना होगा जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो है कुल्लू मनाली, बहुत फेमस है। ये शहर ब्रिटिश लोगों को भी उन्होंने बहुत आकर्षित किया। ब्रिटिश लोग गर्मी में इन शहरों में रहने के लिए जाते थे। तो ये कुल्लू मनाली वगैरह शहर पहाड़ी शहरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। मध्य हिमालय के बाद आता है शिवालिक की श्रेणी, जो ऊपरी श्रेणियाँ हैं ना, उसकी तुलना में लचीली है। क्यों? ये इन ऊपरी श्रेणियों की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बनी श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी थोड़ी लचीली है और भूस्खलन और भूकंप की दृष्टि से अधिक प्रवण है। उसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता, ये दून्स के लिए जाना जाता है। दून वो घाटियाँ होती है जो 2 पहाड़ी इलाकों के बीच में बसी क्षेत्र, तो ये दून्स कहलाते हैं। जो निचला क्षेत्र होता है 2 पहाड़ी के बीच में, उनको दून्स कहते हैं। तो इस यहाँ पर जो फेमस दून है, कालका दून है, देहरादून है, ये फेमस दून्स हैं। तो अपन ने हिमालय की विभिन्न श्रेणियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय के अंदर 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और तीसरी है जास्कर श्रेणी। उसके बाद आता है वृहद हिमालय अपनी ऊंची श्रेणियों के लिए जाना जाता है। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, जैसे कंचनजंगा है, नमचा बरवा है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है। ये सब श्रेणियाँ वृहद हिमालय के बाद आती है। उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक।
तो ये अपन ने रिकैप कर लिया। अब अपन जो आज दूसरे भारत के दूसरे भूभाग के बारे में जानेंगे, तो वो दूसरा भाग है उत्तर भारत का मैदान। कौन सा? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान भारत का फूड बेस कह सकते हैं। क्या? फूड बेस। उत्तर भारत के मैदान को भारत का फूड बेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तर भारत का मैदान है ये विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। अपने उपजाऊपन के कारण ये कृषि गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चावल की कृषि, गेहूं की कृषि और चाय की कृषि, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कृषियाँ की जाती है। गन्ने की, पटसन, चावल, धान और गेहूँ, ये सब खेती यहाँ पर की जाती है। तो भारत की फूड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा क्षेत्र? उत्तर भारत का मैदान, जो अपने उपजाऊपन के लिए विश्व भर में जाना जाता है। अब लेकिन अपन ने एक बहुत बड़े क्षेत्र को नाम दे दिया है उत्तर भारत, जो हिमालय के, ये अपन एक ऐसे मैप बनाए तो ये क्या है? ये अपना हिमालय, ठीक है, ये हिमालय। और हिमालय के नीचे एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको उत्तर भारत का नाम दे दिया है, उत्तर भारत का मैदान। लेकिन जैसे कि बताया कि भारत में जो विविधता है, विविधता भारत का कोर है, तो उत्तर भारत के मैदान में भी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। इसी विविधता के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है। तो अपन उन सभी भागों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन उत्तर भारत के मैदान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि कैसे बना है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कौन कौन सी नदियों के अवसादों से मिलकर बना है, ये सब जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो यही कि उत्तर भारत का मैदान कैसे बना और क्यों इतना उपजाऊ है। तो उत्तर भारत का मैदान अपन ने बताया कि ऊपर अपने हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय ऊपर ग्लेशियर से ढका हुआ, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो ये नदियाँ जब भी निकलती है ना किसी क्षेत्र से, पहाड़ी इलाकों से या फिर कहीं भी, तो वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद, रास्ते में जितना भी अवसाद होता है उसको लेके हुए चलती है। तो इन अवसादों को जब ये ऊपर से स्लोप से नीचे आती है, तो यहाँ पर वो ऐसा क्षेत्र है, मतलब ढाल इधर कम होता जाता है, तो इस क्षेत्र में वो आके अपना अवसाद जमा करती है। यहाँ से वो अवसाद लेके आती है और यहाँ पर जब ढाल कम होने की स्थिति में वो यहाँ पर इन अवसादों को पाट देती है। तो उत्तर भारत का मैदान ऊपरी क्षेत्रों, मतलब हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि कैसे बना है? ये हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना है। तो ये अवसाद डालने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ? तो 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ। वैसे तो इन नदियों की जो सहायक नदियाँ वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। सबसे पहले है सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। उसके बाद है गंगा नदी, उसके बाद है गंगा नदी, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? सिंधु नदी। अब सिंधु की भी 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, जैसे कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। उसी प्रकार गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ, जैसे यमुना है, तिस्ता है, काली है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है, ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये सहायक नदियाँ भी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती है और इन मैदानों में पाटती है। तो इसी से गंगा का मैदान बना है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी है। अब इन नदियों के आधार पर इस गंगा के मैदान का ये पश्चिम से पूर्व में बांटा गया, मतलब पश्चिम से पूर्व भाग में भी इनमें बांटा गया, फिर उत्तर से दक्षिण में भी डिविडेशन किया गया। तो अपन पहले पश्चिम से पूर्व की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ, मतलब अपन एक मिनट, ये अपना हिमालय, ठीक है, ये अपना हिमालय। तो हिमालय से जब ये अपना उत्तरी भारत का मैदान ऐसे है,
तो सबसे पहले ये वाला जो क्षेत्र है ना वो सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है ये वाला। तो जो ये वाला जो मैदान है ना, इस वाले क्षेत्र का मैदान, उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। कौन सा? पंजाब का मैदान। ठीक है, ये सिंधु की नदी के द्वारा बना हुआ, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ मैदान। उसके बाद जो यहाँ वाला क्षेत्र है ना, ये कौन सी नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसमें गंगा नदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी नदी के आधार पर इस मैदान का नाम लग गया गंगा का मैदान। ठीक है, दूसरा भाग है गंगा का मैदान। और तीसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा पाट कर बना है, तो उसका नाम है असम का मैदान। ठीक है, तो अपन को पश्चिम से पूर्व जाने में लिए 3 भागों में बांटा गया। एक तो पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और असम का मैदान। कौन सा? पहला है पंजाब का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है असम का मैदान। ये हो गया पश्चिम से पूर्व। एक और जानकारी प्राप्त हो गई। अब अगर अपन इसकी लंबाई की बात करें, मतलब कि ये कितना लंबा है, कितने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 2400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने? 2400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 200 से लेकर 250 किलोमीटर चौड़ा है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हुआ उत्तर भारत के संदर्भ में जो थोड़ा बहुत अपन ने जाना। अब उसके बाद अपन जो उत्तर भारत का मैदान है उसका जो डिविडेशन है वो उत्तर से दक्षिण में करेंगे। तो अपन इसको भी एक बार साफ कर ले और दूसरी पेन थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ले लेके पे, जिससे क्या है कि बोरिंगनेस फील नहीं हो। वैसे तो समझ में आ जाए तो बोरिंग फील नहीं होगा आपको, जब बुक पढ़ोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपन ये अपना कौन सा हुआ? ये अपना हिमालय पर्वत, जो महत्वपूर्ण ट्रांस हिमालय तो ऊपर है, उसके अलावा ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक अपन ने बताया कि ये थोड़ा लचीला है। ठीक है, तो शिवालिक जब थोड़ा सा इधर वाला क्षेत्र, ठीक है, मतलब जो ढलान जहाँ पर कम हो जाती है, हिमालय होता है, तो ये इधर इस वाले क्षेत्र में जो ढलान कम होती है ना, ये किसी का ये वाला, जैसे अपन ने ये शिवालिक लिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने ढलान कम होती है, तो यहाँ से जो नदियाँ गिरती है ना, वो यहाँ पर अपना अवसाद पाटने लग जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो जो इधर का जो क्षेत्र है ना, कुछ 8 से 16 किलोमीटर लंबा क्षेत्र, कितना? 8 से 16 किलोमीटर के आसपास, मतलब कि 0 से 8, तो ये यहाँ का वेरिएशन है थोड़ा सा। तो जो सबसे पहला पार्ट है, अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे ना, ये उत्तर से दक्षिण उत्तर भारत का मैदान, तो अपन ये जैसे अपन को ये शिवालिक मानना है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पर वो पाटना शुरू करती है। जो शिवालिक वैसे भी लचीला है और कम सुदृढ़ कंकड़ों से बना हुआ क्षेत्र है, मतलब क्योंकि ये भी अवसादों से ही निर्मित है शिवालिक की पहाड़ियाँ भी। तो यहाँ से निकलती नदियाँ अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती, तो वो अवसाद वो इधर जमा करती है, जैसे कि कंकड़ है, पत्थर है, छोटे छोटे ये बड़े, छोटे छोटे ये बड़े, छोटे छोटे बड़े, ये यहाँ पर लाके वो पाटती है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले अपन, 1 मिनट। ये जैसे शिवालिक, ये शिवालिक को ही लेना, ठीक है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना, तो यहाँ पर अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती है। तो ये कंकर, बड़े बड़े कंकर वगैरह वगैरह इधर। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये अपना उत्तर भारत का जो पहला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। तो ये नदियाँ जब अपने साथ ये कंकर लाके यहाँ पर छोड़ती है, तो ये नदियाँ इन कंकरों के बीच में ही विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त। विलुप्त मतलब कि छिप जाती है, मतलब पूरी तरह विलुप्त नहीं होती है, छिप जाती है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर आके वो नदियाँ छिप जाती है, अपन को दिखाई नहीं देती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इन बहुत ज़्यादा अवसाद जमा करती है, तो यहाँ पर वो छुप जाती है, ठीक है। तो ये जो पहला क्षेत्र हुआ ना, ये अपन उत्तर भारत का मैदान है, तो ये पहला जो क्षेत्र हुआ ना, वो क्या हुआ? भाबर, जो कंकड़ पत्थरों से बना हुआ है और नदियाँ यहाँ पर छिप जाती है।
अब जब नदियाँ यहाँ पर छिपी, इन्होंने तो अपना इधर गिरा दिया, तो अब ये वाला इधर से वो क्या करती है, धीरे धीरे निकलने लगती है। अब वो निकलेगी बाहर, क्योंकि वो विलुप्त थोड़ी नहीं हुई है, ये छिपी थी, तो यहाँ पर जब अपन को उसको जगह मिली तो वो बाहर निकल जाती है नदियाँ। तो ये आए बाहर निकलेगी तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह जमा होती है, तो एक दलदल का निर्माण वो नदियाँ करती है, नीचे निकल के तो ये नदियाँ दलदल का निर्माण करती है। क्या? दलदल का। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है तराई क्षेत्र। अब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सी क्या बोलती है अपन उसको, क्या नमी है और मिट्टी है। तो नमी और मिट्टी दोनों मिलकर जैव विविधता के लिए एक अनुकूल क्षेत्र प्रदान करती है। क्या? जैव विविधता के लिए एक अनुकूल क्षेत्र प्रदान करती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के लिए एक पर्याप्त इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसलिए अपन कह सकते हैं कि तराई क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन हाँ, समय के साथ खेती के विकास के लिए यहाँ पर स्थित पेड़ों को काटा गया है, लेकिन अपन कह सकते हैं कि तराई क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक नेशनल पार्क का नाम याद करो तो राजाजी नेशनल पार्क इसी तराई क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भी है बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं और वेटलैंड्स भी है इधर। तो अपन कह सकते हैं पहला कौन सा हुआ, भाबर, और उसके बाद तराई क्षेत्र जो जैव विविधता की दृष्टि से अच्छा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो नदियाँ छिपी होती है वो इस क्षेत्र में आकर बाहर निकल जाती है। तो ये हुआ अपना तराई क्षेत्र। उसके बाद क्या होता है कि जब ये वाला तो क्या, अब नदियाँ यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में चलने लगती है, ठीक है। तो ये वाला जो मैदान बनेगा ना, वो कौन सा मैदान बनेगा? जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ मतलब उपजाऊ मिट्टी का एक मैदान बनेगा ये वाला क्षेत्र, जलोढ़ का मैदान। पहला हुआ भाबर, फिर तराई, और ये हुआ अपना जलोढ़ का मैदान। तो 3 वाले क्षेत्र हो गए। अब ये जलोढ़ का मैदान, इसको साफ करो पहले। तो ये अपना, ये हिमालय, ये अपना वो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र भाबर, ये फिर दलदल वाला क्षेत्र तराई, और ये अपना जलोढ़ का मैदान। कौन सा? जलोढ़ का मैदान। अब जो जलोढ़ का मैदान है ना, ये यहाँ पर वो जो लेके आएगी वो मिट्टी, वो यहाँ पर अवसादित करेगी, मतलब कि यहाँ पर पाटेगी। तो इस पर जो नया जलोढ़ और पुराने जलोढ़ के आधार पर जलोढ़ के मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया। एक है बांगर और एक है खादर। बांगर का मतलब है पुराना जलोढ़ और खादर का मतलब है नया जलोढ़। बांगर का मतलब पुराना जलोढ़ और खादर का मतलब नया जलोढ़। जब नदियाँ यहाँ पर आती है, प्रवेश करती है, तो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा अवसाद अपने साथ लेके आती है और बाढ़ से प्रभावित होता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये वाला क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इस क्षेत्र में हर साल, मतलब ये क्षेत्र पानी के कारण बाढ़ से प्रभावित होता है, तो ये हर साल अपने साथ नया जलोढ़ लेके आता है। मतलब क्योंकि अवसाद तो हर साल आएंगी, तो वो एक नई परत, मिट्टी की परत जमा देती है हर साल। तो इसीलिए इस मैदान को खादर कहा जाता है और उपजाऊपन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, खेती की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो जो उपजाऊ जलोढ़ है वो हर साल इस वाले क्षेत्र को नहीं पाटता, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तक पानी, नदी का पानी जाए कि नहीं जाए, और अपना अवसाद तो यहाँ पर पाट देती है, फिर वो नदी में इतना अवसाद नहीं रह पाता। तो वो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र पूरी तरह अवसाद से नहीं पड़ता, तो इसको बोला जाता है बांगर। तो क्योंकि यहाँ पर हर साल नया जलोढ़ नहीं बनता है, तो वह बांगर। तो अपन कह सकते हैं उत्तर भारत का मैदान भांबर, तराई, जलोढ़ का मैदान। उसके बाद जलोढ़ के मैदान में बांगर और खादर। खादर हुआ, खादर मतलब उपजाऊपन से ले लेते तो नया जलोढ़, और ये हुआ पुराना जलोढ़। ये है अपना उत्तर भारत का मैदान। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब स्लाइड में जो दिया हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत के मैदान की मुख्य विशेषताएं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा अवसाद से निर्मित ये मैदान। ये देखो अपना, ये हिमालय का
ये उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, बहुत उपजाऊ भूमि, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदानों में से ये एक मैदान ये भी है। ठीक है, 3 क्षेत्र, मतलब कि अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पश्चिमी भाग पंजाब मैदान, मैंने बताया पश्चिम पर सिंधु प्रणाली से बना है। उसके बाद आता है मध्य भाग जो गंगा का मैदान कहलाता है। उसके बाद पूर्वी भाग जो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये हुआ नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। अब आगे बढ़े। अब इसको उत्तर से दक्षिण भी 3 भागों में, उपखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले भाबर नदी पत्थर जमा करती है, वो निकलती है तो पत्थर जो ढाल के इधर, फिर तराई कंकड़ पत्थर के नीचे से पानी ऊपर आता है, जंगल और नमी वाला क्षेत्र है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी, हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी बनती है। बांगड़ पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ये हुआ उत्तर भारत का मैदान। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरे को पूछ सकते हो। मैं अभी 20 मिनट का हो गया है तो और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। कल अपन प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।